हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 बॉन्डिंग का जो चैप्टर नंबर 4 था आज उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो हम यहाँ लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद आज पढ़ेंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर नंबर 4 को, एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, तो लिखा हुआ है द बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम विच डिफर इन देयर अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स क्या होता है? पोलर मीन्स क्या होता है? पोलर मीन्स पोल। जनरली अगर बात करें पोल, तो एक चीज़ बताता हूँ कि जो दो तरह के बॉन्ड हमने पढ़े, एक क्या था? इलेक्ट्रोवेलेंट। एक था इलेक्ट्रोवेलेंट और एक था कोवेलेंट, है ना। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यही कहलाता है जहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इलेक्ट्रोवेलेंट का हो। मीन्स ये दोनों का मिक्सड अप होता है। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोनों का मिक्सड अप होता है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का ज़्यादा परसेंटेज होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है उसका थोड़ा कम परसेंटेज होगा। कहने का मतलब ये वो लाइन है जो इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट को क्या करता है? सेपरेट करता है। इसी को कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर, ऐसे पोलर बॉन्ड बोलते हैं इसको, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहा गया? क्योंकि इसने जो सेपरेशन जो है उसमें स्लाइटली जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें यूज़ हो गई है और कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज ज़्यादा यूज़ हो गई है। इसीलिए पोलर, उसके बाद कोवेलेंट, उसके बाद बॉन्ड, ऐसा कुछ बन के निकला है। समझ में आ रहा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा करके क्यों निकला है? क्योंकि ये जो सेपरेशन हुआ है इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट में, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, तो इलेक्ट्रोवेलेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा कम और कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर यूज़ हुई है। इसीलिए इसका नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवेलेंट मीन्स क्या होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट में अगर बात करो तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन या लूज, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, सीधा भेज देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और कोवेलेंट में क्या करते हैं? कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो कहने का मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होगी। एक्चुअली में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होगी एक्चुअली में, लेकिन उसमें स्लाइडली पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है वो आ जाएंगे। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाते हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है तभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को एक एटम से दूसरे एटम की ओर अगर इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दोनों चीज़ें होगी। पहला तो ये शेयरिंग होगा, ये श्योर है। शेयरिंग क्यों होगा? क्योंकि शेयरिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होगा? स्लाइटली एक जो एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक एलिमेंट जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब दोनों चीज़ें हो रही है इसमें। लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है? ज़्यादातर कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है। ये कब होता है? ये सारा जो फंडा है ये कब होता है? तो ये होता है दो अनलाइक एलिमेंट में। जब दो अनलाइक एलिमेंट, अब अनलाइक एलिमेंट किसे कहेंगे? मैं अगर बात करूं कि अनलाइक एलिमेंट किसे कहेंगे, तो अनलाइक एलिमेंट वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। मीन्स अगर यहाँ हाइड्रोजन की बात करूँ, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिविटी मीन्स क्या होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही तो बताता है नेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेगेटिविटी कम है। जबकि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की नेगेटिविटी क्या है, हाईली नेगेटिविटी है इसमें बहुत, क्योंकि इसमें क्या है, हाईली नेगेटिविटी है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ऐसा वाला कंडीशन आएगा जिसमें एक हाईली हो और एक बहुत लो हो, है ना, और ये जो है ये अपना क्या पूरा करना चाह रहा है, ये अपना ऑक्टेट मीन्स क्या होगा, ये अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके क्लोरीन के लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको देख लेते हैं। तो पहले में 2 है, फिर 8 है, 2 है, फिर 8 है और फिर 7 है। यही होता है क्लोरीन का 17। तो इसके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हाइड्रोजन का तो सिंपल ही है, हाइड्रोजन को सिर्फ फर्स्ट वाले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाइड्रोजन में फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक की ज़रूरी है, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि एक दे देगा तो हो जाएगा। मीन्स ये देख रहे हो कि इसमें नेगेटिविटी का कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो, है ना, और जब ये दोनों बॉन्ड बनाए तो ये अनलाइक बॉन्ड कहलाएगा, या फिर ये क्या कहलाएगा, अनलाइक एटम्स। अनलाइक एटम्स क्यों कहेगा, क्योंकि एक बहुत ही रिच है और एक बहुत ही गरीब है, ये ऐसा कुछ बॉन्ड बन रहा है, तो ये थोड़ा सा अनलाइक टाइप का बॉन्ड होगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है। मीन्स एक बहुत ही अमीर है और एक बहुत ही गरीब है, इलेक्ट्रॉन के मामले में एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, तो इन लोग के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, इन लोग के बीच ऐसा अनलाइक बॉन्ड बनेगा, मतलब उतना बोला जाए उतना मनपसंद बॉन्ड नहीं बनेगा। करेक्ट है। तो वही जो अनलाइक बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें दोनों चीजें हो रही है। क्या क्या हो रही है, एक तो कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट दोनों चीजें फॉलो हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट ज्यादा फॉलो होगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रोवेलेंट ज़्यादा फॉलो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव होगा। स्लाइटली मतलब बहुत छोटा, बहुत कम। तो स्लाइटली पॉजिटिव कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के पास एक ही है तो ये देगा, तो ये क्या स्लाइटली पॉजिटिव होगा। जबकि क्लोरीन क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव होगा, मतलब हल्का सा नेगेटिव होगा, है ना, बहुत हल्का नेगेटिव होगा। इसको वैसे समझ सकते हो कि क्लोरीन रिच आदमी है, तो उसको अगर मान लो कुछ चीज़ें की ज़रूरत है तो वो हाइड्रोजन से मंगेगा, तो हाइड्रोजन के पास एक ही है, गरीब आदमी है वो, फिर भी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए रेडी रहेगा तो ज़्यादातर क्या इसमें चांसेस है कि जो क्लोरीन जो खुद से रिच है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी तो उतना ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं देगा, क्योंकि वो खुद ही अमीर है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है उससे, तो स्लाइटली होगा, मतलब बहुत छोटा सा वो नेगेटिविटी चार्ज अपने ऊपर रखेगा। ठीक है। और वैसा ही हाइड्रोजन भी क्या करेगा, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा। ठीक है। तो ये कुछ है इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, ये है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अभी देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, द बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम, देखो वही बात किया है, टू अनलाइक एटम विच डिफर इन देयर एफिनिटीज, मतलब एफिनिटीज मीन्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, जो डिफर हो, अलग हो, है ना,
फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या कहलाता है? पोलर कोवेलेंट। देखो इसका एग्जांपल HCl, इसका एग्जांपल है HCl, है ना। तो ये जो एरो लगेगा, एरो लग के Cl जा रहा है, मीन्स ये जो है इसमें क्या हो रहा है? दोनों बॉन्ड फॉलो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट भी और कोवेलेंट भी। ठीक है, मैंने अभी समझा दिया है सारा कुछ, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स क्या कह रहा है ये? थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में समझ, कोऑर्डिनेट करना में समझ में आता है। आप कोऑर्डिनेट कब करोगे? किसी से कुछ कोऑर्डिनेट करना है ना, तो आपको किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, देखो एक सीधी बात, जनरली एग्जांपल में बात करूँ तो अगर जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पहली बात, हाँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब अगर किसी को किसी चीज़ की कुछ ज़रूरत है ना, किसी को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा? कोऑर्डिनेट कर दूंगा कि चलो मैं वैसे भी, मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, बट मैं तुमको जो ज़रूरी है वो मैं तुमको दे देता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, यही कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक बार फिर से सुनना कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, बट जो मेरे सामने वाला पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो मेरे द्वारा क्या हो जाए? कंप्लीट हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा? उनसे कुछ नहीं लूँगा, बट मैं खुद से जो मेरे ज़रिए उनका कुछ कंप्लीट हो जाए, तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो मैं उनको कुछ दे दूँगा ताकि वो भी कंप्लीट हो जाए, और मैं तो ऑलरेडी कंप्लीट हूँ ही, है ना। लेकिन मैं दे रहा हूँ बट ले नहीं रहा हूँ, यानी कि लेना और देना, यानी जो गेन और लूज, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए साथ में, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगा। क्या? क्योंकि मैं खुद से कंप्लीट हूँ तो मैं एक काम करूँगा कि चलो एक जो है वो आप शेयर कर लो, या फिर जो भी रहे शेयरिंग कर दूँगा एक, बट मुझे नहीं चाहिए, आप शेयरिंग करो, आप ही चलाओ अपना काम, आप कंप्लीट कर लो, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। ठीक है, चलो देखें। द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन वन साइडेड, इसी की कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग में समझ में आ रहा है? एक दूसरा एग्जांपल ये भी देख लो कि किसी दो पर्सन है, ठीक है, एक का पेट भरा हुआ है, वो चॉकलेट खा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? और एक बहुत भूखा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो बोलेगा कि क्या बोलते हैं, ये चॉकलेट मुझे खाने दो। तो अपन क्या करेंगे? अपन वो चॉकलेट में थोड़ा सा पार्ट अपन खा लेंगे और बाकी उसको शेयर कर देंगे। थोड़ा अपन भी खा लेंगे और बाकी टेस्ट के लिए, और बाकी उसको भी शेयर कर देंगे। लेकिन हम उससे कुछ लिए क्या? नहीं, हमने अपना दिया है, लेकिन हम शेयर कर रहे हैं, नॉट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को या फिर मैंने चॉकलेट को दे नहीं दिया है, एक्चुअली में शेयरिंग हुआ है। ठीक है, तो शेयरिंग क्यों हुआ है? वो भी शेयरिंग हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने चॉकलेट की शेयरिंग कर रहा हूँ। ये नहीं कि उनके पास भी चॉकलेट है, मेरे पास भी चॉकलेट है और हम दोनों एक दूसरे को शेयरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वैसा वाला कंडीशन रहता है कि वो उसके पास भी चॉकलेट है, मेरे पास भी चॉकलेट है, और हम दोनों ये आधा आधा करके शेयरिंग कर रहे हैं दोनों, तो ये कहलाता था कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ने शेयरिंग किया है अपने अपने इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं खुद का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ बट सारा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ, मतलब शेयर कर रहा हूँ कि आप भी इस पे एक्सेस ले सकते हो मेरे इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखें, द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया होगा। सच अ बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। इसी बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। याद रखना, कहीं कहीं
डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं, ये आ जाता है क्वेश्चंस। तो इसको आपको ध्यान देना है कि डेटिव बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कहते हैं उसे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ये क्या एरो के जरिए रिप्रेजेंट होता है, मीन्स एरो तो बताना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है कि मैंने किसको दिया है उसकी तरफ पॉइंट करना ज़रूरी है ना। जैसे मैंने शेयर किया है अपने फ्रेंड को, है ना, तो मेरे जो पॉइंट एरो किसके ऊपर रहेगा, मेरे फ्रेंड की ओर रहेगा, क्योंकि मैंने उसको तो उसकी से शेयर किया है मैंने, है ना, उससे शेयर किया है। तो मेरे तरफ पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट किसकी तरफ रहेगा, एरो का पॉइंट किसकी तरफ रहेगा, मेरे फ्रेंड की ओर। क्यों? क्योंकि मैंने उससे शेयरिंग किया, उसको ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत थी ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो यही है टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम। तो देखो इसमें एक्सेप्टर एटम की तरफ, मतलब देखो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किस पे, BF3 पे, है ना। हाइड्रोजन जो है वो पॉइंट कर रहा है किस पे, BF3। तो BF3 जो है वो एक्सेप्टर है, यहाँ पे BF3 जो है वो एक्सेप्टर है, और हाइड्रोजन जो है वो बोला जाए एक तरह से जो डोनर है या शेयर, दोनों चीज़ें हो रही है इसमें, मतलब पूरा दे भी नहीं रहा है, बस शेयर कर रहा है। तो शेयर कौन कर रहा है, तो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन, और किसकी तरफ शेयर कर रहा है, एक्सेप्ट, शेयर को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है BF3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और एग्जांपल है जिसमें NH4 है, यानी अमोनिया का एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू एक बार समझ लो कि ये क्या है, नाइट्रोजन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सभी कुछ यहाँ पे कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में हमारे पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 होंगे तो कैसे कैसा होगा, तो 2 + 5 ऐसा हो सकता है, 2 + 5। तो इसमें 2 + 5 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो सकती है, तो इसकी वैलेंसी या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन अपने सामने वाले पार्टनर को दे सकता है, अदरवाइज 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपने सामने वाले पार्टनर से ले सकता है, 2 चीज़ कर सकता है ये। तो इसकी वैलेंसी या तो 5 होगी या तो 3 होगी, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 करना है ये लास्ट वाले को। तो या तो वो 5 पूरा दे दे इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका ऑक्टेट, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, ये जो 2 है, ये 2 में इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा अगर 5 पूरा दे देगा तो। और अगर वो 3 किसी से ले लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो वो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी हम 3 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 8 अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो 3 मान के चलते हैं इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी दोनों हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, बट उसको इजी कौन सा पड़ेगा, 5-5 इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे, वो इजी पड़ेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, वो इजी पड़ेगा। तो वो इजी पड़ेगा ना 3 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि 5 देना मतलब बहुत सारा एनर्जी लगेगा, 5 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के देना है किसी को, तो एनर्जी तो बहुत लगने वाली है। और वहीं 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी की लेनी है तो एनर्जी उससे तो कम लगेगी, पहली बात, है ना। तो ये थोड़ा सा इसकी वैलेंसी जो होगी इसलिए 3 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो जब इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका है लास्ट के, इसकी वैलेंसी 3, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे एक सेकेंड, हम यहाँ पे 3, इसकी वैलेंसी 3, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक आइटम, या हाइड्रोजन का एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन,
यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गए। अभी कितना, इसको 3 इलेक्ट्रॉन, इसको नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थी, तो नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे कंप्लीट हो रहा है, इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। जैसे देखो ये अगर बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ कंप्लीट, इस हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ कंप्लीट, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन का यहाँ डुप्लेट कंप्लीट, मतलब हाइड्रोजन का ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब साथ ही साथ बात करूँ मैं किसकी, तो बात करता हूँ नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन की ये पूरा जो बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन था उसको उसने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया ना, सारा कंप्लीट है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे और ये 3 हाइड्रोजन था, इसने सारा कंप्लीट कर लिया, है ना। तो ये होता है NH3, ये क्या होता है, NH3 होता है ना। अब देखो इसमें NH4 कैसे बनता है, अब इसमें NH4 कैसे बनता है, तो उसके लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा। अभी ऑक्टेट पूरा है, लेकिन अब क्या होगा कि फिर से ये डिस्टर्ब हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आया तो ये क्या करेगा, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। और सोडियम क्या करे, ये सॉरी ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि इसके लिए भी एक क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेके आएगा। ये कहाँ से लेके आएगा, तो अपने पहले वाले सेल से, मतलब ये इसको 3 चाहिए थी तो ये 4 लेगा, 3 चाहिए थी तो ये 4 ले रहा है, 4 ले रहा है ना। तो 4 ले रहा है, बट चौथा जो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है वो क्या कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा उसको क्या करेगा, ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको ये क्या करेगा, वो कर देगा, डिनोट कर देगा। मतलब यहाँ पे अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, ये अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, आप क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा ले लेगा और वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसको, इस हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के पहले से 1 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन ये और दे देगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन के पास सिर्फ 3 की ज़रूरत थी और उसने 4 ले लिया था। नाइट्रोजन ने 3 की ज़रूरत थी और उसने 4 ले लिया था इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्या किया उसने, 1 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को दे दिया और ऐसे ही NH4 बना, है ना। तो यहाँ पे दोनों हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, सॉरी ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये दोनों चीज़ें यहाँ हो गई, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ होगा आई थिंक। आगे देखते हैं फिर। इसके बाद आता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, तो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द equilibrium distance between the nuclei of 2 bonded atom in a molecule। देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके न्यूक्लाई है, ये 2 मॉलिक्यूल के न्यूक्लाई है ना, इसके और शेल है, इसके भी शेल है ना। सपोज करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन लोग के बीच बॉन्ड बन रहा है। सपोज कर लो, मैं ऐसे ही जनरली एग्जांपल, इन लोगों के बीच बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका लेंथ निकालना है, किसका, इस जो मॉलिक्यूल का लेंथ निकालना है। तो यहाँ से लेकर इसके न्यूक्लाई तक, मतलब इन दोनों न्यूक्लाई के बीच का डिफरेंस, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बॉन्ड का लेंथ। देखो बॉन्ड का लेंथ हम इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों का लेंथ, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसके न्यूक्लाई से और दूसरे एटम के न्यूक्लाई तक का डिस्टेंस निकालेंगे, इसी कहेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, देखो लिखा हुआ है।
बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। समझ में आ रहा है, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लाई का डिफरेंस जो है वही कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। अगला देखें बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल it is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pair around the central atom in a molecule complex ion। देखो दो तरह के आयन होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं और एक जो बहुत डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, है ना। और जो नॉर्मल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूलर कहलाते हैं। तो अभी देखें तो इसमें क्या कह रहा है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में क्या बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन अ ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉडी इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। देखो सेंट्रल H2O देख लेते हैं, H2O, है ना। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन ये सेंट्रल एटम है। अब उसके बाद एक है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है ना। अब ये क्या हो रहा है, H2O का बॉन्ड बन रहा है, करेक्ट है, बॉन्ड बन रहा है। कैसे बॉन्ड बन रहा है, ये है O, ये है ऑक्सीजन आपका, ये है आपका हाइड्रोजन और ये भी है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच, है ना, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इन सिंगल बॉन्ड जो ऐसा अगर सेंटर वाला अगर ऑक्सीजन जो जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है मतलब दोनों इसके ये दो बॉन्ड बना रहा है और इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यही एंगल क्या कहलाता है, बॉन्ड का एंगल। मतलब दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड मतलब मतलब हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट से वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो उन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलें तो अब आगे देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी से क्लियर हो रहा है कि एनर्जी की बात होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड है काहे के लिए, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन अ गैसेस स्टेज। मीन्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, मतलब ये एनर्जी को ही डिफाइन करता है, पहला तो ये क्लियर है। लेकिन कौन सी एनर्जी को, तो ब्रेक 1 मॉलिक्यूल, है ना, क्या करना है, ब्रेक 1 मॉलिक्यूल, एक सेकेंड, हाँ, ब्रेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इज गैसेस स्टेज। मतलब 2 एटम जो है वो गैसेस स्टेज में है ना, जो 2 एटम है वो सपोज करो गैसेज स्टेज में है। अब क्या बोल रहा है कि उसको ब्रेक करने के लिए, है ना, उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लग रही है। अब मॉलिक्यूल को ब्रेक करना या क्या करना, बॉन्ड बनाना, ये कैसे होता है, ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम। क्या समझ में आ रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स यही वही एंथैल्पी है जो बॉन्ड बनाता है और जो क्या करता है, ब्रेक करता है मॉलिक्यूल को क्यों ब्रेक कर रहा है ये बताओ, मतलब मोल को क्यों ब्रेक कर रहा है, ब्रेक 1 मोल मतलब 1 मोल को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, 1 मोल को ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड के 1 मोल को ब्रेक कर रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम। ये वही चीज़ है, गैसेस की बात कर रहा है। तो CO2 आ सकता है इसमें, CO2, है ना। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम C है और यहाँ आ जाएगा O और यहाँ आ जाएगा O, है ना, CO2। तो अभी गैसेस चीज़ें में हो रही है। अब क्या बोल रहा है, बॉन्ड को क्या हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पे डिवाइड तो हो रहा है ना, 2 जगह बॉन्ड लग रहा है, ये रहा एक, ये, है ना, बॉन्ड क्या हो रहा है, 2 जगह बॉन्ड हो रहा है, कार्बन के साथ 2 जगह यहाँ पे बॉन्ड लग रहा है, CO2।
तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है उसको क्या कर रहा है, उसका 1 मोल डिवाइड हो जा रहा है, बॉन्ड का 1 मोल डिवाइड हो जा रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, एनर्जी अलग अलग लग रही है, एंथैल्पी अलग अलग लग रही है ना। अगर एक ही बॉन्ड बने, कहने का मतलब अगर एक ही बॉन्ड बने, जैसे C और ये डबल बॉन्ड और ये O, ऐसा कुछ बनेगा, C के साथ डबल बॉन्ड बनेगा O का, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का, दोनों गैस है, इसी को मिला के क्या बनेगा, O2 बनेगा, इसको मिला के O2 बनेगा। तो अभी देखेंगे दोनों गैसेस कंडीशन में है। अब क्या हो रहा है कि इसमें दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में क्या कर रहा है, बॉन्ड को क्या कर रहा है, बॉन्ड को डिवाइड कर दे रहे हैं, बॉन्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, सब कुछ सिंपल है, सब कुछ सिमिलर है कि 1 मोल को डिवाइड कर दिया, मतलब 1 मोल ये हो गया, 1 मोल ये हो गया। तो इसके 1 मोल को क्या कर दिया अपन, ये डिवाइड कर दिए, है ना। 1 मोल को डिवाइड, पहले अगर सिंगल एक ही बॉन्ड में जुड़ता तो 1 मोल, अभी क्या हुआ, वो 1 मोल को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ये 1 पार्ट में और ये 2 पार्ट में। तो इसको डिवाइड करने में, यानी 2 बॉन्ड लगाने में जितनी एंथैल्पी, जितनी एनर्जी लग रही है 2 बॉन्ड बनाने में, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है बॉन्ड की एंथैल्पी, वही बॉन्ड की एंथैल्पी कहलाएगी, जितनी भी एनर्जी लग रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें, आगे है बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर क्या है, इट इज लेविस description of covalent bond. The bond order is given by the number of bond between the 2 atom in a molecule. क्या बोल रहा है कि बॉन्ड का ऑर्डर क्या होता है। अब बॉन्ड का ऑर्डर क्या होता है, ये बात कह रहा है। इट इज़ द लेविस डिस्क्रिप्शन, मतलब लेविस जो साइंटिस्ट थे उसने डिस्क्रिप्शन में बताया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का उसने डिस्क्रिप्शन दिया था। उस समय इसने बताया था कि द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। देखो अभी देखो, ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, है ना, कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कौन सा एग्जांपल है, यहाँ पे कोई एग्जांपल दिख रहा है, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कहने का मतलब है कि ये एटम A है ना, और ये एटम B है, ये एटम C है। 3 तरह के एटम है, नाम अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, नाम याद नहीं आ रही है, एक बार बुक में देखना, ही ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो एटम A है, B है और C है। तो A जो है वो सेंट्रल एटम है आपका, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड में बन रहा है, यहाँ से ये भी सिंगल बॉन्ड में बन रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 कंडीशन हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है, चाहे B के साथ डबल बॉन्ड बना लो, चाहे C के साथ डबल बॉन्ड बना लो। मतलब आपका एक सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहा है, आपका डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे, आपका यहाँ कोई एक एटम में डबल बॉन्ड बनेगा और बाकी एक में सिंगल बनेगा। ये वैसा वाला आइटम है, मतलब ये वैसा वाला आपका बॉन्ड है ना। ये इसका एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू देखना, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे किसी एक, तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें फॉलो होगी। एक तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, यानी कि ये आपका फिगर, एक ये फिगर फॉलो होगा। अदरवाइज कौन सा फिगर फॉलो होगा, जैसे कि ये A है ना, ये इसका B है और ये इसका C है, ठीक है। तो अगर ये फॉलो होगा कि ये जो बॉन्ड है इधर बन रहा है, या फिर क्या फॉलो होगा कि ये जो बॉन्ड है जो क्या बनेगा, ये बॉन्ड जो है इधर बन रहा है। दो ही चीज़ पॉसिबिलिटी है कि या तो डबल बॉन्ड C से बना लेगा, या तो डबल बॉन्ड B से बना लेगा। सेंट्रल एटम तो A ही रहेगा, तो उसके लिए कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। वो क्या करेगा, या तो A से डबल बॉन्ड बना लेगा, सॉरी, या तो B से डबल बॉन्ड बना लेगा, या तो C से डबल बॉन्ड बना लेगा। दोनों उसके लिए इक्वल ही है, मतलब दोनों इक्वल आइटम होते हैं। ये दोनों, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब एक ही एलिमेंट होंगे।
तो यहाँ पे वो या तो इससे बना ले या तो उससे बना ले, कोई इशू नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको या तो सी से डबल बॉन्ड बना ले या तो बी से डबल बॉन्ड बना ले। जब ये ऐसा वाला प्रोसेस चालू होता है तब आता है ऑर्डरिंग का, तब आता है बॉन्ड के ऑर्डर का। इस समय पता चलता है कि कौन से ऑर्डर में फॉलो हो रहा है, क्या वो फर्स्ट वाले से डबल बॉन्ड बना रहा है या वो सेकंड वाले से डबल बॉन्ड बना रहा है। ये ऑर्डरिंग का प्रोसेस चालू होता है। इसके बाद दो तरह की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये जो सेंट्रल आइटम है ये या तो बी से डबल बॉन्ड पे रहेगा या तो सी से डबल बॉन्ड पे रहेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी लिखनी है इसमें कि बी से भी डबल बॉन्ड से भी रह सकता है और सी से भी डबल बॉन्ड से रह सकता है। मीन्स दोनों, अगर बात करें कि दोनों को सही होगा क्या, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जी हाँ दोनों सही है। या तो ये भी फिगर सही है और ये भी फिगर सही है, क्योंकि वो किसी एक से डबल बॉन्ड पे रहना है उसको, तो इससे भी रह सकता है उससे भी रह सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर किसे कहेंगे। तो इट इज़ द लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम ऑफ, समझ में आ गया, दो एटम ऑफ मॉलिक्यूल से जिनकी ऑर्डर देखनी है कि ये क्या फर्स्ट वाले अपने एटम से कोवेलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाते हैं या सेकेंड वाले से डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक समझ में आया होगा। अभी आगे देखते हैं। अब आएगा रिसोनरस। तो रिसोनेंस क्या होगा। तो देखें, वेन एवर अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूलर एक्यूरेटली। देखो क्या क्या इसने इसमें कमियां निकली है ना, क्या क्या इसने कमियां निकली। तो देखो, लेविस ने सबसे पहले क्या किया, इसने जो स्ट्रक्चर बताया उसमें इसने डिस्क्राइब नहीं किया मॉलिक्यूल की एक्यूरेटली, मतलब मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली इसने डिस्क्राइब नहीं किया, पहली बात ये। दूसरा, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी। इसमें जो स्ट्रक्चर के नंबर्स थे वो सेम एनर्जी के सब थे, है ना। इसके बारे में भी बताया नहीं, सेम एनर्जी के। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर इसने बनाया वो किसके लिए था, सिमिलर एनर्जी, मतलब जिसकी एनर्जी सिमिलर हो, सिर्फ उसी के लिए ये एप्लीकेबल था, जिसकी एनर्जी लगभग सेम हो। जिसकी एनर्जी कम, बहुत कम और बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए ये सही नहीं था। उसके बाद लिख रहा है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लाई, बॉन्डिंग and non-bonding pair of electron are taken as the conical structure of the hybrid which describe the molecule accurately। तो ये सभी चीज़ उसने क्या किया, एक्यूरेटली क्या किया, डिस्क्राइब किया है ना। बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज द कॉनिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये सारी चीज़ें इसने डिस्क्राइब किया, कॉनिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब ऑफ द हाइब्रिड। ये मतलब कहने का मतलब बहुत चीज़ें इसने क्या किया, बहुत चीज़ें इसने डिस्क्राइब किया है, बहुत चीज़ें इसने डिस्क्राइब नहीं किया है ना। तो ये आपको ध्यान में देना है कि इसका रिजोनेंस क्या है। ठीक है, तो इसने क्या क्या किया था, तो कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाया। कॉनिकल स्ट्रक्चर में समझ में आता ही होगा, कॉनिकल स्ट्रक्चर मीन्स हाइब्रिड इस कंडीशन जब आप बनता है, हाइब्रिड कंडीशन मतलब समझ में आता है। मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि हाइब्रिड कंडीशन क्या होता है। हाइब्रिड कंडीशन एंड डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। देखो हाइब्रिड कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लो। हाइब्रिड कंडीशन ये होगा कि हम अभी तक पढ़े हैं कि जो जैसे कि दो ऑर्बिट है, जैसे कि दो आपके एटम, इसके शेल है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में समझ लो कि एक दो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में समझ लो कि 2-3 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, कितने भी हो सकते हैं ना। तो मेन क्या कहने का मतलब है, हाइब्रिड कंडीशन कब आता है, तो हाइब्रिड कंडीशन इसका जब हम एडवांस लेवल निकालते हैं कैसे कि जब हम याद करो SPDF निकालते थे, SPDF निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, 1s 2s 2p 3s
3p, है ना, ऐसे निकालते थे। तो सपोज करो हम यहाँ पे लास्ट में हमारा जो मान के चलो कि हमारा 3p में आ रहा है, तो 3p में जितने इलेक्ट्रॉन होते थे वही क्या करते थे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं लास्ट वाले सेल के, करेक्ट है। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं थी। अभी तक हमने यही पढ़ा कि लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में, मतलब लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर देखो तो ये न्यूक्लाई है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो ये फर्स्ट वाला सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। और हम भी कहाँ तक गए हैं, तो हम भी 3s और 3p तक किए गए। इसके बाद आएगा 4s, इसके बाद आएगा 4s और फिर आएगा 3d, है ना। मीन्स कहने का मतलब है अभी कि ये 3s और 3p और 3d ये एक ही सेल को बता रहा है, थर्ड नंबर सेल को। ये तीनों थर्ड नंबर सेल को ही बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ पे क्या होगा कि हम थोड़ा 3s और 3p तक ही देखते हैं। तो यहाँ पे p पे जितने इलेक्ट्रॉन, मान लो p पे 3 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो कि p पे 3 इलेक्ट्रॉन है या p पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब p पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये करेंगे बॉन्डिंग बनाएंगे। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए इसके पास सफिशिएंट एनर्जी अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड नंबर जो सेल है उसमें और इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठे हुए हैं। थर्ड नंबर सेल में ये एस वाले इलेक्ट्रॉन भी बैठे हुए हैं, है ना। उसी सेल में 2 और इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। तो ये लोग भाग नहीं लेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं, इन लोग भी आपस में भाग लेंगे। तो ये टोटल मिला के ये दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे किस में, बॉन्डिंग में। किसी और दूसरा जो हमारा एटम है या दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी दूसरे एलिमेंट का आएगा, उसमें जो आएगा ना, तो उससे ये, जैसे मान के चलो कोई और दूसरा एटम देखें तो ये 1s 2s 2p, है ना, 3s, ये समझ लो यहीं तक है। ये जो दूसरा एटम है हमारा वो यहीं तक है ना। तो वो क्या करेगा कि वो ये दोनों मिल के और यहाँ इससे पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों मिल के इससे पार्टिसिपेट करेंगे और क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों मिल गए, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड, इसमें क्या है, थर्ड वाले सेल में दोनों थे और इसमें क्या है, थर्ड वाले सेल में ये अकेला है इसके में। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें थर्ड वाला सेल ही हो सकता है 4 वाला सेल हो, 5 वाला सेल हो। तो ये क्या करेंगे कि ये इस पे क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये दोनों, ये पूरा मिला के बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो हमारा बनेगा, तो ये जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिड सेल। इसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड सेल। इसे क्या कहेंगे, ये इन लोगों के बीच जो बनेगा बॉन्ड, इसे कहेंगे हाइब्रिड बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड बॉन्ड। ये हाइब्रिड बॉन्ड है, ठीक है। मतलब ये लास्ट वाले जो 3p जो है सिर्फ यही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसके साथ 3s भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे ये अकेला पार्टिसिपेट कर रहा है, हो सकता है कि इसकी एनर्जी कम पड़े तो ये बगल वाले से हेल्प ले। तो कहने का मतलब ये बगल वाले से हेल्प लेगा तो ये क्या होगा, ये दोनों भी मिलके क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बनेगा क्या, बनेगा वही आपका बनेगा हाइब्रिड स्टेज। यही कहलाता है हाइब्रिड स्टेज, ठीक है। कहने का मतलब अगर जनरली एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये दो हमारे कंट्री है, ये 2 हमारे कंट्री है। और इस कंट्री में लास्ट के जो हमारे क्या हैं, लास्ट में ये लास्ट के ये जो 3p है, ये क्या है, ये जो 3p है आपका लास्ट का, ये क्या है आपका, सोल्जर है। ये सोल्जर है जो क्या करते हैं, फाइट करते हैं। यहाँ पे जो 3s है ये भी क्या है, सोल्जर है। ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं अपनी अपनी कंट्री के लिए।
बट अगर सपोज करो कि इनकी पावर कम हो रही है तो क्या इसके पास क्या ऑप्शन होगा, इसके पास ये ऑप्शन होगा कि अपने बैक सपोर्ट में जो और मिलिट्री के जवान हैं उनको अपने में शामिल कर लेगा। बैक सपोर्ट में जो पीछे के मिलिट्री के जवान हैं उनमें उनको शामिल करके अपनी पावर बढ़ा सकता है और फिर से फाइट में पार्टिसिपेट करेगा, तो ज़्यादा पावर से पार्टिसिपेट करेगा। वैसे ही काम ये भी कर सकते हैं, अगर इनको ज़रूरत होगी तो ये क्या करेंगे, अपने पीछे वाले जो मिलिट्री के जवान हैं उनको क्या करेंगे, अपने इस फाइट में शामिल कर लेंगे और क्या कर लेंगे, फिर से यहाँ से फाइट हो जाएगा। और जो ये सारा कुछ ये सब चलेगा यही कहलाएगा हाइब्रिड कंडीशन, जहाँ पे इंसान अपने साथ अपने साथ वाले का भी सपोर्ट ले लेता है, किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ तक अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है हाइब्रिड बॉन्डिंग। ठीक है, तो आई थिंक अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट किसे कहेंगे, अब देखो डाइपोल मीन्स दो पोल, सीधी बात, दो पोल ऑफ मोमेंट। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, है ना, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, है ना। तो चार्ज, पहली बात तो चार्ज, है ना, चार्ज किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, है ना। चार्ज का क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और इसका डिस्टेंस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स इसका डिस्टेंस जो होगा वो हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस को डिनोट करेंगे आर से, आर फॉर रेडियस। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमको क्या कहलाएगा, मूवमेंट। इसका मूवमेंट बताएगा कि इसका मूवमेंट किस ओर है, मतलब किस तरफ मूव कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे दो चीज़ें, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका जो बॉन्ड का मूवमेंट है, बॉन्ड किस तरफ ज़्यादा झुका रहेगा, चाहे इस वाले ऑक्सीजन पे ज़्यादा झुका रहेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वाले ऑक्सीजन की ओर ये जो बॉन्ड है वो ज़्यादा झुका हो सकता है। तो इसकी मूवमेंट को हमको दिखाने के लिए, मूवमेंट को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, तो हमको इसकी जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है Q, इसका जो चार्ज है Q, ये किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, है ना, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है ये, है ना, ये ऑक्सीजन है। तो इसका पहली बात तो इसकी चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस किसका, तो डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस, तो बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, है ना, मतलब जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे उसका डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लाई से ले लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस, पहली बात तो इसका डिस्टेंस और इसके चार्ज का अगर मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, चार्ज और डिस्टेंस का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा, बॉन्ड का मूवमेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, म्यू। इसको क्या से डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू मतलब बॉन्ड का मूवमेंट। तो मूवमेंट निकलेगा कब, जब चार्ज और डिस्टेंस का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यही हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देख लोगे आप, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहली बात ये भी ध्यान देना कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब इसका जो मोमेंट होगा, बॉन्ड का जो मोमेंट होगा, चाहे इस डायरेक्शन में होगा चाहे इस डायरेक्शन में होगा, तो आप कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर नहीं होगी, वेक्टर होगी, जिसमें डायरेक्शन भी बताता है। स्केलर जो होता है इसमें डायरेक्शन जो है होता है वो डायरेक्शन नहीं बताता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन बकायदा डायरेक्शन ही को तो हमको फाइंड करना है, तो मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी अभी तक। और ये एरो से रिप्रेजेंट होता है ना, मैंने अभी एरो ही तो बनाया था कि ये इधर से इधर जा रही है, या फिर एरो इधर से इधर, इसका मूवमेंट का एरो।
है ना। तो जनरली चीज़ें हैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलें सिग्मा बॉन्ड। अब देखो सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं? अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग। अभी देखो ओवरलैपिंग वाला प्रोसेस चालू हो रहा है अभी, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो तरह की बॉन्ड होते हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, देखो सिग्मा बॉन्ड को हम सिग्मा बनाते हैं ऐसे, पाई को हम कैसे बनाते हैं, पाई को ऐसे बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, यही हमारा सिग्मा बॉन्ड और यही हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो सिग्मा बॉन्ड क्या बोल रहा है, तो अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग। मतलब अगर किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में अगर ओवरलैपिंग होता है ऑफ अ ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम अलोंग द जॉइनिंग द टू न्यूक्ली, मतलब दो न्यूक्लियर को क्या करना है, ज्वाइन करना है, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर मतलब कहने का मतलब एक एटम बनाना है, सीधी बात कहूँ तो एक एटम बनाना है। अब एक एटम कह रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल बनाना है। तो एक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा कि एक मॉलिक्यूल दो एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे, किसके थ्रू मिलेंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलेंगे। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं मतलब दो ही तरह के बनाएंगे, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनाएंगे या तो कोवैलेंट बनाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स, देखो हम थोड़ा डीप जा रहे हैं ना, अभी ओवरऑल पढ़े थे, अभी थोड़ा डीप जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है इनमें कैसे बॉन्ड बना होगा, ये है चीज़ यहाँ पे। कि जब देखो हमने अभी तक क्या कहा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा थी, तो उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र कर दिया, बस इतना ही समझे थे, मतलब ओवरऑल समझे थे हम। अभी तक हम ओवरऑल समझे थे कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ख़त्म। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको डिटेल से देखने कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन और कैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों में बॉन्ड कैसे बना है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों ने शेयरिंग कैसे की है। तो ये सारा चीज़ अभी हम डीप जाके देख रहे हैं कि इनमें सिग्मा बॉन्ड क्या बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखो इसमें लिखा है आ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग। सबसे पहले तो बात यह है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। ओवरलैपिंग में समझ में आता है, ओवरलैपिंग मतलब ये एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर कोई दूसरा सर्कल ऐसे ओवरलैप कर रहा है ना, तो ओवरलैप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप मतलब उसके ऊपर, कहने का मतलब उस सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आधा उसका एरिया कवर कर लेगा, ओवरलैप, है ना। कहने का मतलब अभी देखें तो लिखा है ओवरलैप अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, जितने भी ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, देखो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है ना। टू एटम्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर। अब जो इसके ऑर्बिटल्स है उसकी ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, क्या हमको ये मालूम है क्या कि ये न्यूक्लाई है ना, और ये मालूम है हमको कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सर्कल में घूमता है। हमको ये मालूम है क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सर्कल में घूमता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये ऐसे सर्कल में हमने समझने के लिए भले ये कर दिया है, बट इलेक्ट्रॉन क्या, हमने जैसे कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है डाल्टन और ये सभी का जो हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है ये बता नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है ये बता पा रहे हो तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, वो किस पाथ में मूव कर रहा है ये नहीं बता सकते, वो सर्कुलर पाथ तो बिल्कुल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा कैसा मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, कौन से शेप में, बहुत अजीब सा है ना। तो उस कंडीशन में, क्योंकि हमने तो अभी सिंपल एक सर्कल बना लेते थे ऑर्बिटल्स और उसमें ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा सिंपली समझने के लिए बना देते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं कि इसमें जो इसके ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो अभी जो देखो हमने अभी जो ऑर्बिटल्स बनाते थे वो ऐसे ऐसे गोल बनाते थे, ये ऑर्बिटल्स बोलते थे। लेकिन अब ऐसे पाथ में वो घूम ही नहीं रहा, तो इसके ऑर्बिटल्स ये होंगे ही नहीं। अब इसके ऑर्बिटल कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम, मतलब कैसे भी घूम सकता है। बहुत डिफरेंट टाइप के ये मतलब बहुत अलग अलग इसका पाथ हो सकता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का।
तो इसको हम बता नहीं सकते कि इसका क्या पाथ है, पाथ चेंज होते रहता है ना, इसीलिए इसे अनसर्टेनिटी कहा गया है। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसमें हमको क्या करना है कि इसका जो पाथ है इसमें ओवरलैप हो रहा है। अब ओवरलैप तो होगा ही इसके। अभी देखो एक ये एक न्यूक्लियाई है ना, अब इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सपोज करो ऐसा घूम रहा है, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर मतलब कैसे कैसे भी घूम रहा है ना, डिफरेंट टाइप। तो ये देखो बहुत सारा ओवरलैपिंग हो रहा है, कहीं कहीं इसके सर्कल में बहुत सारा ओवरलैपिंग हो रहा है। यही ओवरलैपिंग के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये बॉन्ड बन रहेगा तो इतने सारे कन्फ्यूज़न है कि कैसे कैसे वो, पहले तो कैसे कैसे कौन से पाथ में जा रहा है वो नहीं मालूम। अगर वो उसको भी अगर हम सपोज करके मान ले कि वो मतलब सर्कल पाथ में जा रहा है, उसके हिसाब से भी देखें तो वो बॉन्ड कैसे बनाता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दो तरह की बॉन्ड बनता है। अब वो कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसे ओवरलैपिंग होता है, देखो ओवरलैपिंग तो दिख ही रहा है कि कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है। एक ऐसा पाथ है, ये एक ऐसा पाथ है, ऐसा पाथ है, मतलब ओवरलैप तो हो ही रहा है। तो देखो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हम पढ़ रहे हैं अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है ना, जितने भी ऑर्बिटल्स मतलब जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी ओवरलैपिंग हो रही है ऑफ द टू एटम अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। अब देखो दो एटम का ऐसे ही, दो एटम को सामने सामने रख दिया आसपास और दोनों एक दूसरे से मिक्सअप हो रहे हैं, तो क्या होगा, दो एटम है, दोनों एक दूसरे से मिक्सअप हो रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन है कुछ घूमेंगे कैसे भी, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसके भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। तो ये दोनों फिर आपस में ओवरलैप करेंगे। देखो कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे देखो ओवरलैप हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है ओवरलैपिंग का प्रोसेस। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। तो अभी देखें ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है देखो a covalent bond formed due to the overlapping of orbital of the two atom along the line joining of two nuclei। अब देखो दो न्यूक्लाई को ज्वाइनिंग करने के लिए जो जो ऑर्बिटल्स में जो जो ओवरलैपिंग हो रही है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दो न्यूक्लाई को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इसको जितने भी इसके ऑर्बिट्स बनेंगे और जितने भी इसके भी ऑर्बिट्स बनेंगे, ये दोनों ऑर्बिट्स का जो ओवरलैपिंग है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे इसके बाद क्या हो रहा है। इसमें दो तरह के बनते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, मैंने बताया। अब सिग्मा जो होता है, याद रखना, सिग्मा जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक में ही होगा, एस ब्लॉक में ही सिग्मा होगा, पी ब्लॉक में सिग्मा नहीं होगा, है ना। पी ब्लॉक में जो है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एस ब्लॉक में बनता है ना। और सिग्मा जो है वो पी ब्लॉक में भी बनेगा, डी ब्लॉक में भी बनेगा, मतलब ये सिग्मा सब में बनता है लेकिन एस में बनता है सिग्मा। और जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है हमारा, वो एस में नहीं बन के पी डी एफ सब में बनता है। पी में ही बनेगा, डी में ही बनेगा, एफ में भी बनेगा, बस एस में पाई बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता है देखें आगे। तो लिखा है, अब देखो अब बहुत सारी चीज़ें समझा दी मैंने, अब आई थिंक मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लाई इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। देखो दो ऑर्बिटल्स को ज्वाइन करने के लिए, इसके न्यूक्लाई को पास लाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए क्या करें, दोनों न्यूक्लाई को ज्वाइन करना है पहली चीज़ें। अब ज्वाइन करते समय इसके बहुत सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। तो उसी और मतलब ओवरलैपिंग को क्या कहा गया, उसमें जो बॉन्ड बना गया है उसको क्या कहा गया, सिग्मा बॉन्ड। जो न्यूक्लाई के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको क्या कहा है, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे इसको। अब जो सिग्मा बॉन्ड है, अब यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड है ना। तो इसका एग्जांपल क्या दिया है, तो द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एस 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 पी 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 ओवरलैपिंग, मतलब एस 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 पी और पी पी। तो ये जो हमने पहले ही बात किया था, हमने पढ़ लिया है कि एस जो ब्लॉक है ना, उसका जो है सर्कुलर पाथ में होता है। हमने ये पढ़ा है क्या, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया है ना। और जो पी का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, वो डंबल शेप में बनता है, ऐसे डंबल शेप में, है ना। और डी का कैसे बनता है, तो डी का ऐसा डंबल शेप में बनता है और साथ ही साथ
इधर से भी ऐसा बनता है डम्बल शेप में, ऐसा कुछ है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप बनते हैं। तो एस का सिंपल बनता है सर्कुलर पाथ, पी का थोड़ा डम्बल शेप, और ये डी का थोड़ा ऐसा। तो ऐसे ही 3D 4D में ऐसा ही बनता है। तो ये इसका शेप है। तो इसमें देखें कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो एस में भी बन जाता है। एस वाले में भी सिग्मा बॉन्ड ऐसा बनता है, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एस वाले में, है ना, सिग्मा बॉन्ड में। तो ये देखें क्या क्या बनता है यहाँ पे। तो देखो एस एस बनेगा, एस पी बनेगा और पी पी बनेगा, ठीक है। तो एस एस कैसे बनता है, तो ये एक सर्कल और ये एक सर्कल। एस पी कैसे बनेगा, तो ये एक सर्कल एस का और ये डम्बल शेप किसका, तो ये डम्बल शेप पी का, है ना। इसको ओवरलैप करते हैं, ये डम्बल शेप पी का ओवरलैप हो गया। अब पी पी का कैसे बनेगा, तो पी पी का इधर बना लेता हूँ, ये पी पी का ऐसा बनेगा, ये पी पी का बन गया। तो ये क्या है, हेड ओवरलैप है, हेड टू हेड ओवरलैप। देख रहे हो ओवरलैपिंग कैसे, ओवरलैपिंग भी दो तरह के होते हैं। देखो हेड टू हेड हो रहा है, मीन्स इसका हेड और इसका हेड, दोनों का हेड आपस में ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। इसमें भी देखें तो हेड टू हेड ओवरलैप है ये, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैप है, ठीक है। अब एक साइड ओवरलैप आता है। साइड ओवरलैप कैसे होता है, जो एस में नहीं होता, एस में साइड ओवरलैप होता ही नहीं। तो पी वाले में साइड ओवरलैप होता है। जैसे भी पी है, इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग होगी, एक क्या होगा हेड टू हेड और दूसरा क्या होगा, दूसरा साइड ओवरलैपिंग। तो साइड ओवरलैपिंग कैसे होगा, तो ये एक डंबल ऐसा बन गया और दूसरा डंबल ऐसा बन गया, ये साइड ओवरलैपिंग। देख रहे हो साइड ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, कैसे साइड ओवरलैपिंग हो रहा है, ये देखो ये साइड से ओवरलैप हो रहा है। तो ये सिर्फ इसमें होगा, पी वाले में, है ना। तो ये क्या होगा, पी वाले में होगा। और एसपी में होगा क्या, साइड ओवरलैप। तो एसपी में तो साइड ओवरलैप होगा ही नहीं, सिर्फ पीपी में ही ये होगा कि ओवरलैप होगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया है अभी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी देखें तो ये ओवरलैपिंग अलोंग द ऑर्बिटल्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, इसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। सिग्मा बॉन्ड का साइन ऐसा है। इसके बाद आएगा पाई बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज, देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। मैंने कहा था ना, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही थी, हेड टू हेड। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों चीज़ें होती है, तो हेड टू हेड होगी या फिर ये पाई बॉन्ड है ना, सॉरी ये पाई बॉन्ड है ना, तो इसमें साइड होगी। इसमें क्या होगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। इसमें हेड टू हेड नहीं होगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, है ना। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी। अब देखो ये किसमें, साइड किसमें होगा, एस तो खुद ही गोल है, तो इसमें कुछ साइड ही नहीं पता। एस जो ऑर्बिट है ये तो खुद राउंड शेप में है, तो इसमें साइड तो होगी नहीं। इसमें सब जगह इसके सर है, यहाँ भी सर, यहाँ भी सब जगह सर है, इसके साइड तो है ही नहीं। साइड हर कोई कहीं साइड है ही नहीं, तो एस में बनेगा ही नहीं। पाई एस में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। पाई किस में बनेगा, पाई बॉन्ड जो होगा वो किस में बनेगा, पी में बनेगा, डी में बनेगा, एफ में भी बन सकेगा, है ना। तो ये तीनों में बनेगा, किसमें, पाई बॉन्ड। क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड उसे कहते हैं जिसमें साइड ओवरलैप होता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, ये साइड ओवरलैप ऐसे, ये साइड ओवरलैप हुआ था ऐसे, साइड से ओवरलैप, तो ये कहलाएगा पाई बॉन्ड का। ठीक है, ये उसको पाई बॉन्ड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द टू पी ऑर्बिटल्स इज अ पाई बॉन्ड। मैंने दोनों एक ही साथ समझा दिया आपको, समझ में है। क्योंकि अगर वो हेड टू हेड होगा तो वो सिग्मा होगा, अगर वो साइड बाय साइड होगा तो क्या होगा, साइड बाय साइड होगा तो वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, इसके बाद हाइब्रिडेशन को भी फिर से बताना है मुझे। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेम
और अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहेंगे? जहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा वो। जैसे दो हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वही क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द सेम और अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन का जो आपस में बॉन्ड बनता है जनरली यही है ना, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सिंपल ही है, इसको ज़्यादा डीप से लेने की ज़रूरत नहीं है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों क्या होगा? स्लाइटली क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है और या स्लाइटली नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी की है ना ये लोग हाइड्रोजन, जिसमें पॉजिटिवनेस भी हो सकता है और नेगेटिवनेस भी होता है। तो ये जो प्रोसेस, ये इसके लिए इसको अलग से पढ़ना पड़ा हमको, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड्रोजन जो है थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो इसमें दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों का जो बॉन्डिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए लिखा गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है? मैंने इसको शायद समझा दिया आपको। देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब मैंने कहा ना अभी कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक, जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि 1s 2s 2p 3s 3p, वैसे ही दूसरा ये किसी एक का बताए, ये किसी दूसरे का बताऊं तो 1s 2s 2p 3s, इसका यहीं तक बताया, पूरा नहीं बताया मैंने, है ना। अब इसके बाद देखेंगे तो इसमें बॉन्ड बनाना चाहेगा तो कौन बनाना चाहेगा? ये जो 3s में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, और जो 3p में जितने, अभी इलेक्ट्रॉन को मैं फिल नहीं किया हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो पता है कि हमारे यही आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि ये भी थर्ड वाले ऑर्बिट में है और ये भी थर्ड वाला ऑर्बिट का, ये भी एस वाला भी, जो एस में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी थर्ड वाले ऑर्बिट में ही है। तो ये चाहे तो क्या कर लेगा, ये अपने पीछे, मतलब ये क्या है, ये सोल्जर है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, जो बॉर्डर पे होते हैं, ये भी सोल्जर है जहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, अब जो इसके बैकअप के लिए जो जवान होते हैं, मिलिट्री के जवान, तो ये क्या करेगा, उसको अपनी ओर ले आएगा और अब क्या होगा, इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा, पावर इसकी ज़्यादा होगा, अब फाइट अच्छे से करेगा। वैसे ही ये क्या कर सकता है, तो ये भी अपने पीछे वाले जो मिलिट्री के जवान हैं उसको ये भी अपने अंदर ले आ सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 3 है तो ये 3 वाले ऑर्बिट्स को ही ले आ सकता है। यहाँ पे देख रहे हो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये 3 वाले ले आए, तो ये तो ले तो आ ही सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2 है तो ये 3 है तो ये 2 वाले को भी ले आ सकता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मीन्स अपने से एक पहले वाला, जैसे ये 3s है तो 3s अपना एक पहला क्या है 2p, तो इसको ले आ सकता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी 3p है तो 3p जो है, यहाँ पे जो 3p है वो क्या करेगा, 3s वाले को ले आएगा, 3s वाले को ले आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 3s और 3p का यही हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। मीन्स ये आपस में मिल जा रहे हैं, हाइब्रिड हो जा रहे हैं, अपना पावर बढ़ा दे रहे हैं,
हाइब्रिड हो जा रहे हैं मतलब अपना पावर थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। तो पावर बढ़ा के जो फाइट करना हाइब्रिडाइजेशन, अब उसके बाद जो इन लोगों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो अभी क्या हो गया, तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा। ये एक बॉन्ड जब बनेगा तो ये पूरा मिला के एक ऑर्बिट बनेगा। ये जो ऑर्बिट बनेगा उसमें जो 3s और 3p के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3p और इसके 3s और 3p के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो 3p और 2p और 3s के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। किसमें? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। हाइब्रिड मतलब एक इकलौता ऑर्बिटल्स बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें भी एक इकलौता नहीं बनता है, इसमें भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स बने, मतलब जितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन एक होता है, दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मान के चलो इतना कि एक ऑर्बिटल्स बनेगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक ही ऑर्बिट्स में होंगे, एक ही ऑर्बिटल्स में होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब इस ऑर्बिटल्स में क्या क्या होंगे, इस ऑर्बिटल में 3s के भी होंगे, 3p के भी होंगे, और यहाँ 2p के भी होंगे, और 3s के भी होंगे। इन सभी का जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी इस वाले ऑर्बिटल्स में होंगे। क्लियर है? और इसी को क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसे कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी आगे देखेंगे। मैंने आई थिंक इसको पढ़ा दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैंने पढ़ा दिया। अभी देखेंगे ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड हैव इक्वल एनर्जी। अभी देखो, क्योंकि सभी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, सभी एक ऑर्बिट्स के अंदर आ गए, तो क्या होगा, इसका एनर्जी क्या हो गया, इक्वल हो गया। आइडेंटिकल शेप ऑफ एन सिमेट्रिकल ओरिएंटेड इन शेप, और इसका शेप भी एक आइडेंटिकल शेप बन गया। अब एक ऑर्बिटल्स बन गया ऐसा, दोनों का मिला के, तो एक शेप बन गया, ये है ना, एक शेप बन गया। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। तो इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, देखेंगे। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ डिजाइनिंग अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्जिंग। अब देखो इसमें कैसे कैसे मर्ज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है। देखो जो मैंने बताया था, इसमें ओवरलैपिंग वगैरह ये सब जो हुआ था, तो इसमें देखें हाइब्रिड में कैसे कैसे हो रहा है। तो इसमें देखो ये दो, एक सेंट्रल जो है हमारा, ये जो सेंट्रल है, सेंट्रल एटम, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जा रहे हैं। तो वैसे ही बहुत सारा ये एग्जांपल दिया हुआ है, BeCl2। तो सपोज करो ये Be है और क्लोरीन का 2 है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। CO2 की बात करें तो ये समझ लो ये कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऐसा ही ये यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है और उसका शेप लिखा हुआ है कि वो कैसे बनेगा, हाइब्रिड बनता है और वो कैसे बनता है, उसका शेप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख लोगे कि ये कैसे कैसे शेप में बनता है, कौन कौन से आपके कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड कैसे कैसे बने हैं, कैसा कैसा इनका शेप होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक मतलब पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा, देख लोगे एक बार। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये सिंपली कैसे कैसे बना है। और मैंने इससे पहले जो बॉन्ड का एंगल भी बताया था, वो भी यहाँ से दिख रहा है, बॉन्ड का एंगल कैसे बनता है, ये एंगल बन रहा है बॉन्ड का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने बता दी है, आपको सिर्फ ये फिगर देखना है जितने भी बने हैं। अब देखो ये सब इतना डिफरेंट टाइप के क्यों बन रहे हैं, पता है इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो जिस पाथ में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में वो मूव करता है वो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, वो अनसर्टेनिटी है। हाइजेनबर्ग ने बताया कि वो अनसर्टेन है, तो वो मालूम नहीं है। तो इस वजह से ये डिफरेंट क्या बन रहा है, अलग अलग तरह के डिज़ाइन वाले बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से देख लोगे। अजीब ये पूरा जो जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कहने का मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कंपाउंड, उतना इसका डायग्राम जो होगा वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये सारे हैं, तो आप में इसमें एक दो को याद रखना है बस। इसके बाद हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए, मीन्स ये जो चैप्टर हो गया वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया है। तो अब बात करेंगे किसी और चैप्टर का किसी और दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, और
ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप ऑफलाइन वाले क्लास में पूछ लेना, अदरवाइज़ इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बट इसको क्लियर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत यूज़फुल है और बहुत आगे तक ये काम आने वाली है। तो चलो ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर, गुड बाय, और कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। चलो बाय बाय।